A very good morning in Jai Hind class 12th. Continuing with chapter number 9, that is financial management. We are today going to discuss the features of financial management. What is financial management? Just have a quick recap that financial management is somewhat that deals with planning, organizing, directing and controlling the financial activities in any of the organization. And what could be those financial activities? Like procurement and utilization of fund of an enterprise, how to raise fund, from where to raise fund, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, आ गया तो how to utilize that particular fund. See, yesterday I have told you, you have a plan, you have a budget, but you need to raise some more amount, like 1 crore, like 2 crore. Once you would be able to arrange that amount, now the second thing arises, how to utilize that fund properly. अब अगर हम फंड की बात कर ही रहे हैं बेटा, तो इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू जस्ट get to know, like suppose you are planning to manufacture something and you already have 1 crore rupees and the budget is of 4 crore. ठीक है, you would be able to raise the fund from the market. आपने चाहे डिबेंचर से लिया, चाहे आपने शेयर कैपिटल से लिया, या आप धीरे धीरे टर्म पढ़ोगे कैसे कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं. या सिंपल आपके साथ एग्जाम्पल है आपके सामने, आपने बैंक से लोन ले लिया, इससे आपको समझ में आएगा. बट 4 करोड़ की जगह बैंक ने आपको 4.5 करोड़ रुपए दे दिए. ठीक है, यूटिलाइजिंग दिस फंड. अरे आपको इंटरेस्ट भी तो देना है ना, इसका आपको इसका इंटरेस्ट देना, आपको देखना है कि आप रिस्क वाला कोई जॉब तो नहीं कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो. पता चला 4.5 करोड़ रुपए बैंक से उठा लिए और 2 करोड़ रुपए का ही लास्ट में एनुअल टर्नओवर आया ना. तो आपका तो पैसा जो आपका था वो बच गया, लेकिन आप कहाँ से दोगे, बैंक को कहाँ से वापस करोगे. सो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट challenge in front of the organization. We discuss the different aspects of financial management. Today we are going to discuss the features of financial management. What is it? The very first feature is it is concerned with the optimum procurement of funds. मतलब when a business start looking for the existing approach, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो पहले एग्जिस्टिंग अप्रोच देखता है कि कहाँ से दे कैन रेज द फंड्स. दिस मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर्ड मस्ट बी केप्ट लो. बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फॉर ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क. लेट्स सपोज आपने बैंक से लिया है तो आपको देखना है कितना रिस्क है अगर हम बैंक के पैसे वापस नहीं करेंगे, देर से करेंगे, कितना ज़्यादा फालतू इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी. ठीक है, क्या चार्जेस बैंक हम पर लगा सकता है. इसी तरह जब आप रेज़ करते हो फंड, तो मैंने आपको बताया था देयर आर नंबर ऑफ वेज टू रेज़ फंड. ओनर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर से रिटेन्ड अर्निंग, जो आपको पैसा बचता है लास्ट में, ठीक है, आप उसी को लगा रहे हो अपने पैसे को, अर्निंग. आप बोरो कर रहे हो तो बोरो डिबेंचर से बोरो कर रहे हो, जैसे बैंक से ले रहे हो किसी, ठीक है. और पब्लिक डिपॉजिट, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ में हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से आप बोरो कर लोगे, राइट. सो देर आर नंबर ऑफ ऑप्शन टू रेज फंड्स. वो आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टू प्रोक्योर द फंड मीन्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड यू आर लुकिंग फॉर द existing approach. कहाँ आप अप्रोच कर सकते हो, from where you can get the fund, right, by comparing and identifying their cost and associated risk with it. Second, it is concerned with the optimal usage of funds procured. आपने जितना लिया है उतना आप यूज़ करें. The fund should be invested in a manner such that the return from investment must be higher than the cost of their procurement. लेट्स सपोज मैंने बताया था आपने 4.5 करोड़ रुपए बैंक से उठाए हैं, तो कम से कम आपको 6 करोड़ का फ़ायदा होना चाहिए, राइट. आपको 6 करोड़ का फ़ायदा होना चाहिए, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए तो आप बैंक को दे दोगे, है ना. तो 4.5 करोड़ रुपए देकर भी आपके पास कितना बचेगा, 1.5 करोड़ रुपए बच जाएगा. मतलब 1 करोड़ आपका था तो भी आपके पास 1.5 करोड़ रुपए बच गया. 1.5 मीन्स 0.5 करोड़ रुपए बच गया, राइट. तो हमेशा हमें इस तरह से फंड
प्रोक्योर करना चाहिए, फंड शुड बी इन्वेस्ट करना चाहिए इस मैनर में कि रिटर्न जो है हमें इन्वेस्टमेंट में वो हायर हो। हम जो इन्वेस्टमेंट जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं, रिटर्न हमें उसके बदले हायर मिले, ठीक है, लॉस में ना जाए हम, क्योंकि हम अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम मार्केट से बोरो करके पैसा लगा रहे हैं। It aims at ensuring the availability of enough funds whenever required and also avoiding idle funds. Let's suppose आपके पास 1 करोड़ है, आपको 2 करोड़ रुपए की और ज़रूरत है, तो ये आप इंश्योर करो कि आप 2 करोड़ ही लो, 2.5 करोड़ भी ना लो, 2.20 भी ना लो। आइडल फंड नहीं, आइडल फाइनेंस अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि इसे रखने पर भी इसका इंटरेस्ट तो आप दोगे ही ना, जिससे भी आप बोरो कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ कंसर्न विद वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस। हमने सारे पढ़े थे ये क्या क्या होते हैं, इन्वेस्ट कितना करना है, फिनेंस कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, डिविडेंड जब पैसा लगेगा और प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये सब दीज आर द फीचर्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ कम्स द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इट हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द फिनेंशियल हेल्थ ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर हम बात करते हैं तो फिनेंशियल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है किसी भी एंटरप्राइज़ के। इनफैक्ट एंड ऑल आइटम्स अपीयरिंग इन दी स्टेटमेंट्स, जैसे कि आप अकाउंट्स में पढ़ रहे होगे ना, पढ़ा होगा आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। डिसीजन टेकन बाय द फिनेंशियल मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड इन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। In other words, all the items, all the financial activities you can say of an enterprise are directly or indirectly influenced by financial management. अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो आप फंड ज़्यादा उठा सकते हो मार्केट से, विच कुड बी कंसिडर एज द आइडल फंड फाइनेंस। बिना मतलब ही तो आपके पास रखा है पैसा, आपने बोरो किसी से किया है, आपने ज़्यादा बोरो कर लिया है तो भी गलत, कम किया है तो भी गलत तरीके से इन्वेस्ट किया है तो भी गलत है, राइट। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब क्या रोल और फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, बेटा देखो, वेरी फर्स्ट वन इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हमारे क्या होते हैं, हमारा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। एक ही बार पैसा लगाया जाता है इसमें, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लग जाता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो। So the size and composition of fixed asset depends directly on the investment और capital budget decision. जब आप कैपिटल अपना बजट बनाने बैठे तब आपने देखा कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं टू स्पेंड ऑन दी फिक्स्ड एसेट, दैट इज़ हाउ मच कैपिटल कंपनी इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लिया गया है कि हमें 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, जिससे काम होगा। लेट्स सपोज गारमेंट्स का काम है तो उसके लिए प्लांट लगाना पड़ेगा, गारमेंट के लिए मशीनरी चाहिए, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। इट वुड रेज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन दी बैलेंस शीट बाय 20 करोड़। आपने ये ऑब्जर्व किया कि कंपनी को 20 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्ट करना ही करना है, अच्छा बिजनेस चलाना है तो अच्छी प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, ठीक है, एंड दैट 20 करोड़ रुपीज़ आपकी बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे एज अ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये फाइनेंस मैनेजर का काम होता है टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट, क्वांटम एंड ब्रेकअप ऑफ करंट एसेट्स इन टर्म्स ऑफ कैश, इन्वेंटरीज एंड रिसीवेबल्स। क्वांटम मतलब बेटा डिवाइड करना, जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो आप करंट एसेट्स पे करते हो, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, आप हर महीने सैलरी दे रहे हो, हर महीने रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल डिसीजंस। क्रेडिट पॉलिसी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, दे ऑल्सो अफेक्ट द टोटल करंट एसेट्स एंड देयर कॉम्पोजिशन। मतलब हाउ टू मेंटेन द करंट एसेट। आपको 20 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये तो आपने फिक्स्ड एसेट में खर्च कर दिए, ठीक है, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिए। अब आपको क्वांटम करना है ऑफ करंट एसेट एज वेल। आपको एवरी मंथ सैलरी एंड वेजेस भी देने हैं, सैलरी एंड वेजेस भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, ठीक है, और
इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब अपने स्टॉक को मैनेज करना है, ठीक है। ये सब ऐसे काम है जो हर महीने मंथ टू मंथ होते हैं। तो आपको करंट एसेट्स को देखना है, दिस अफेक्ट द टोटल करंट एसेट एंड देयर कॉम्पोजिशन, कि इसे कैसे डिवाइड किया जाए, राइट। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग. What comes in period of financing? Financial management decide about the proportion of long term and short term financing of business requirements. आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म फिनेंस करा रहे हो आप, ठीक है। इट इज़ assumed that the short term finance is cheaper than the long term finance and thus cheaper finance would increase the profitability of the business. हम ये मान के चलते हैं बेटा, अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आप लेट्स सपोज आप इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स से पूछना, आप LIC से प्रीमियम लेते हो, आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, 5 साल के लिए ले रहे हो, तो उस पर आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, कम आपका पैसा ऐड होकर आएगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, लेट्स सपोज 15 ईयर्स 10 ईयर्स, तो उस पर आपको अच्छा पैसा मिलेगा, राइट। सो इट इज़ एज्यूम्ड, ये माना जाता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस आप कम टाइम के लिए ऐसे किसी से बोरो कर रहे हो, लेट्स सपोज आप बैंक से 6 महीने के लिए पैसे ले रहे हो, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा। क्यों ज़्यादा चार्ज करेगा इंटरेस्ट बैंक? इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए कहाँ से अरेंज करोगे आप पैसे, बैंक आपको अरेंज करके दे रहा है, वो जितने इंटरेस्ट रेट पर आपको देगा आप लोगे। आप लंबे टाइम के लिए ले रहे हो, लेट्स सपोज भाई 2 साल के लिए पैसे चाहिए और 2 साल के बाद आप रिटर्न करोगे, तो इसमें बैंक की लंबे टाइम के लिए आपका पैसा मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आप लंबे टाइम के लिए पैसा ले रहे हो तो बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट कम रखेगा कि भाई हर महीने आपके पास तो पैसा आ रहा है, आपको तो प्रॉफिट मिल रहा है, आपके पास पैसा पड़ा है, आपने वो मुझे दे दिया और उसके बदले में हमें आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो वो इंटरेस्ट लंबे टाइम के लिए आपके पास आए तो वो कम होता है। लेट्स सपोज 6 मंथ के लिए दे आर चार्जिंग 5%, तो इंटरेस्ट रेट 2 साल के लिए अल्टीमेटली 2% हो गया, तो कितना डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी ये देखकर चलती है कि वो लंबे टाइम के लिए फिनेंस कराए, क्योंकि लंबे टाइम में फिनेंस चीपर होता है कंपैरेटिवली टू शॉर्ट टर्म। लेट्स सपोज आप खुद को देख लो ना, आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो, उसके पास 20,000 रुपये रखे हैं, ठीक है, ही इज़ हैविंग 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं आइडल, आपको बहुत ज़रूरत है, आपने कहा आई नीड दीज 20,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स, तो वो कहेगा यार मेरे पास तो पड़े हुए हैं और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना मैं इंटरेस्ट मांगूंगा ये मुझे देगा। तो आपके फ्रेंड ने आपसे कहा 3% पे मैं आपको दूंगा, 3% का मतलब हो गया 600 रुपीज़, ठीक है। और वही पैसे अगर आपके फ्रेंड के पास भी आइडल पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, और आपके फ्रेंड ने कहा अब आप यहाँ पर 600 पर मंथ देते हो, मतलब 20,000 रुपये कितने होते हैं। आपके फ्रेंड ने कहा आपके पास पड़े हुए हैं, मुझे आप ये दे दो 2 साल के लिए, लेट्स सपोज 2 ईयर्स के लिए, लंबे टाइम के लिए। तो आपके फ्रेंड ने कहा भाई लंबे टाइम तक, आपने कहा अपने फ्रेंड को कि लंबे टाइम तक आपके पास इंटरेस्ट रेट आएगा हर महीने, तो कुछ तो कम करो, तो वो आपको 1% पे लेट्स सपोज दे देता है कि 1% पे ले लो। दैट मीन्स आपको कितने देने हैं? 200 रुपीज़ हर महीने 200 जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप फिनेंस कराते हो वो हमेशा चीपर होता है कंपैरेटिवली टू शॉर्ट टर्म। चलो नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इनटू लॉन्ग टर्म फिनेंस। Financial management determines the proportion of funds to be raised by long term debt, मतलब आप लोन ले रहे हो, या फिर इक्विटी कैपिटल। ये सब डिसीजन फिनेंसिंग डिसीजन कहलाते हैं। इस चीज़ को समझो बेटा, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर ऑल्सो। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? देखो, लॉन्ग टर्म डेट ले रहे हो मतलब आप लोन ले रहे हो, आप बैंक से लोन ले रहे हो लेट्स सपोज, बट इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, काइंडली नोट इट डाउन, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल विच इज़ रेज्ड इन एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ ओनरशिप इन कंपनी। कंपनी अपने शेयर्स निकालती है, जो उसे परचेज करता है वो उसे ओनरशिप मिल जाती है कंपनी की। कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल निकाले, शेयर्स निकाले अपने, लेट्स सपोज एक शेयर 200 रुपये का है, जिसने ख़रीदा उसको ओनरशिप मिल गई उसकी। अब जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा उसके 200 रुपये के हिसाब से परसेंटेज निकाल कर उसको पैसा दे दिया जाएगा।
दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल. सो ये ब्रेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है फाइनेंस मैनेजर का. दीज डिसीजंस आर कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजंस. ब्रेकअप करना, हमें कितना डेप्थ लेना है, कितना इक्विटी से उठाना है, कितना कंपनी से उठाना है, दैट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल विच इज़ रेज्ड इन एक्सचेंज फॉर दी शेयर ऑफ ओनरशिप. अपनी कंपनी के शेयर्स निकालोगे आप मार्केट में, जो खरीदेगा उसके पैसे इस्तेमाल करोगे, प्रॉफिट होने पर उन्हें दोगे या बैंक वगैरह से लोन ले लोगे. उसका प्रपोर्शन देखना है, 2:1, 2:2, कैसे कैसे पैसा रेज करना है, फंड रेज करना है. कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस करने जाते हैं उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है, हाउ टू रेज फंड, हाउ टू प्रोक्योर फंड, हाउ टू यूटिलाइज इट, राइट. नेक्स्ट कम्स आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सी, various items in the profit and loss account of a company are affected by the financial management decisions. For example, अगर आपने डेब्ट ज़्यादा लिया है, दैट मीन्स हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फ्यूचर. आपने लोन लिया है बैंक से तो आपको ज़्यादा लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इसी तरह रिपेयर ऑफ मशीनरी इज़, अब भाई इक्विटी शेयर कैपिटल से अगर आपने रेज कर लिया तो अपनी कंपनी के शेयर बेचे आपने कुछ, तो पैसा आता रहा, ठीक है. लेकिन अगर आपने बैंक से लिया तो बैंक को तो आपको लोन सूद समेत वापस करना है, राइट. इसी तरह किसी मशीन की रिपेयर करानी है, इट्स लाइकली टू डिक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बाय द अमाउंट इनकर्ड ऑन रिपेयर. चलते चलते आपकी 2 करोड़ रुपए की मशीनरी ख़राब हो गई, उस पर 50,000 रुपये लग गए, तो वो आपका क्या कर रहा है, वो आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ कर रहा है. तो आइटम्स देखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से कैसे मैनेज हो सकते हैं, आगे के लिए सर्टेनिटी देखनी है, फ्यूचरिस्टिक होना है. सो दिस इज़ द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सिर्फ एक ही पर्पस होता है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स और ओनर्स ऑफ द बिजनेस. आपका जो डिपार्टमेंट है कंपनी में, फाइनेंस डिपार्टमेंट, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ फाइनेंस मैनेजर. उनका सिर्फ एक ही काम होता है, मैक्सिमाइज करके देना शेयर होल्डर्स की वेल्थ को और ओनर को. शेयर होल्डर्स कौन है? इक्विटी शेयर कैपिटल, जिन लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं उन्हें प्रॉफिट होना चाहिए, साथ ही में ओनर को प्रॉफिट होना चाहिए. सो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं उनका होता है नंबर ऑफ शेयर हेल्ड. लेट्स सपोज उन्होंने 2 शेयर खरीदे, 5 खरीदे, 10 खरीदे, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर. मार्केट में कितना प्राइस है उस शेयर का, कंपनी ने कितना प्राइस रखा है, उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट होता है, राइट. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन दिस. रीड इट up to here at home and read this topic, because tomorrow we will discuss this topic. Okay, in the next lecture we will discuss this topic, but before that you need to read it out beta. अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो ये टर्म्स जो मैंने आज आपको बताई हैं, दैट इज़ इक्विटी कैपिटल या डेप्ट और क्वांटम, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स. अगर आपको इनके बारे में नहीं समझ में आएगा तो आप आगे बहुत लंबे लंबे टर्म्स हैं ये नहीं समझ पाओगे, ठीक है. सो रिवाइज इट वंस एट होम. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, पर आप इसे पढ़कर रखिए सो दैट कुछ चीज़ आपके माइंड में पहले से हों. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड लर्निंग. थैंक यू.